Assalamualaikum students. How are you? I hope you all will be fine. ये जो चैप्टर आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसकी कुछ एक्सरसाइज जो है वो आज कंप्लीट करनी है और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो है मैं ये चैप्टर जो आपने पढ़ा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसका एक रिव्यू कर रही हूँ ताकि जो है आपको ये याद आ जाए कि हमने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ा था, ठीक है। और उसके बाद जो आप लोगों ने रजिस्टर में जो काम किया है उसका भी एक रिव्यू दूंगी ताकि आपको पता चल जाए कि आपके पास कितने क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो मौजूद हैं और मैंने कितने करवाए हैं, ठीक है। सबसे पहले जो एक चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हवाले से, तो इसकी हेडिंग को एक्सप्लेन किया गया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं, ठीक है। यानी कि सबसे पहले मैंने आपको इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में समझाया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। इट्स मीन अ वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मीन्स क्या बताया था, प्लांट एंड एनिमल दैट कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया था कि ये ऐसे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिज्म किसी भी प्लांट या एनिमल्स को कहा जाता है, ठीक है। ये ऐसे छोटे ऑर्गेनिज्म जो कि ओनली कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप्स, यानी कि माइक्रोस्कोप से सिर्फ जो नजर आते हैं इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। यानी कि इसकी हेडिंग को एक्सप्लेन किया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था माइक्रोबायोलॉजिस्ट के बारे में, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट कौन होते हैं? साइंटिस्ट हु स्टडीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजिस्ट। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडीज करते हैं, ऐसे साइंटिस्ट जो उसके बारे में हमें मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन बता रहे होते हैं, वो कौन कहलाते हैं? माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहा जाता है। यानी कि साइंटिस्ट हु स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजिस्ट। इसके बाद मैंने आपको बताई थी माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है। माइक्रोबायोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया था माइक्रोबायोलॉजी जो है वो क्या होती है, यानी कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है इन विच द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। यानी कि बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, या इन्हें हम माइक्रोब्स भी कहते हैं, इनके बारे में हम स्टडी करें, तो ये क्या कहलाती है? माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है, ठीक है। पहले तो मैंने इनकी आपको डेफिनेशंस बताई थी। इसके बाद जो मैंने आपको बताए थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया था। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स मुख्तलिफ एक्सप्लेन हुए थे डिटेल में कि उनके हैबिटेट के लिहाज से कि कहाँ रहते हैं, साइज कैसे होता है, ग्रो कैसे करते हैं, रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, इसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन दी गई थी, ठीक है। इसके बाद जो है वो मैंने जो टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया था वो था इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इंपॉर्टेंस बताई थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। यानी कि इंपॉर्टेंस में मैंने आपको बताया था कि हार्मफुल इफेक्ट भी बताए गए थे कि इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या होते हैं, और यूजफुल जो इफेक्ट्स हैं वो भी बताए गए थे, ठीक है। यानी कि इसमें दोनों की तरह के जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में एक्सप्लेन हुआ था। इसके बाद जो है मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सप्लेन किया था।
क्लासिफिकेशन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, यानी कि मैंने आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी कितने ग्रुप्स होते हैं पहले तो इसके बारे में बताया था। जो आपको याद भी होगा, मैंने आपको कौन कौन से ग्रुप्स को एक्सप्लेन किया था। नंबर 1 मैंने आपको बताए थे बैक्टीरिया के बारे में। इसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्रोटोजोआ, फिर एक्सप्लेन हुआ था फंजाई, फिर एक्सप्लेन हुआ था एल्गी, फिर मैंने एक्सप्लेन किया था वायरसेस। ठीक है, ये टॉपिक्स थे, यानी कि जो क्लासिफिकेशन को जो मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। यानी कि जिस तरह पहले बैक्टीरिया के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको बताया गया था। ठीक है, और उसके बाद जो है मैंने बैक्टीरिया की एक डायग्राम भी ड्रॉ करवाई थी आप लोगों को, और उसका स्ट्रक्चर भी पूरा एक्सप्लेन हुआ था। ठीक है, और इसके बाद जो है मैंने आपको इसकी इम्पोर्टेंस, यानी कि यूजफुल बैक्टीरिया और हार्मफुल, यानी कि किस तरह जो है वो डिजीज कॉज कर रहे होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उनके बारे में, और कैसे जो है ये यूजफुल है, इनके बारे में डिटेल जो है वो एक्सप्लेन हुआ था। इसी तरह से जो है प्रोटोजोआ का भी मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया था। प्रोटोजोआ में भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए थे प्रोटोजोआ के। ठीक है, और जो है प्रोटोजोआ का जो एक जो आपको एनिमल्स की, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्रोटोजोआ की, उसकी डायग्राम भी ड्रॉ करवाई गई थी आपको। ठीक है, प्रोटोजोआ में जो मैंने आपको अमीबा की डायग्राम ड्रॉ करवाई थी, उसका स्ट्रक्चर पूरा एक्सप्लेन हुआ था, और फिर जो इसकी भी इम्पोर्टेंस, यानी कि यूजफुल और हार्मफुल जो है प्रोटोजोआ के बारे में बताया गया था। इसी तरह जो है फंजाई का जब मैंने आपको बताया था, तो इसमें भी मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, फंजाई के भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एक्सप्लेन किए गए थे, और इसी तरीके से इसकी जो है इम्पोर्टेंस भी बताई गई थी आपको। ठीक है, जो इम्पोर्टेंस आपको बताई गई थी उसमें भी आपको जो है फंजाई की इम्पोर्टेंस में यूजफुल और हार्मफुल फंजाई के बारे में एक्सप्लेन किया था, और इसमें भी एक डायग्राम ड्रॉ करवाई थी आपको किसकी, मशरूम की, जिसका साइंटिफिक नेम क्या था, एगारिकस होता है। ठीक है, ये आपको जो है ड्रॉ करवाई थी, और इसका स्ट्रक्चर जो है आपके रजिस्टर में भी कहा था कि आप बनाइएगा। सही है, इसके बाद जो है मैंने आपको जो है एल्गी के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए थे। ठीक है, एल्गी के बारे में पूरे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एक्सप्लेन हुए थे, और इसके अलावा मैंने जो एक एल्गी की डायग्राम ड्रॉ करवाई थी क्लेमाइडोमोनास की। ठीक है, याद आ गया होगा, क्लेमाइडोमोनास की जो है वो एल्गी में डायग्राम ड्रॉ करवाई थी, और इसके स्ट्रक्चर को पूरा जो है एक्सप्लेन किया गया था, और इसके अलावा यूजफुल जो एल्गी होती हैं उसके बारे में आपको बताया गया था। इसके बाद लास्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप था वायरसेस, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी गई थी कि इसको जो है लिविंग में भी हम रखते हैं और नॉन लिविंग में भी रखते हैं। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको एक्सप्लेन किया गया था, और इसके अलावा जो इसकी एक डायग्राम मैंने बैक्टीरियोफेज की डायग्राम आपको ड्रॉ करवाई थी, ताकि आपको स्ट्रक्चर उसका समझ में आए, और इसके अलावा टाइप्स ऑफ वायरसेस को भी एक्सप्लेन किया गया था। यानी कि जो 5 ग्रुप्स थे, इसमें हर एक के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स, डायग्राम और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जो है आपको इंफॉर्मेशन दी गई थी। ठीक है, ये हमारा पूरा एक टॉपिक था 6 टॉपिक था नंबर, जिसमें मैंने इन तमाम ग्रुप्स को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया गया था वो था फूड प्रिजर्वेटिव्स का। ठीक है,
फूड प्रिजर्वेशन का टॉपिक था जो कि आपको एक्सप्लेन किया गया था पूरा, ठीक है। और इसमें जो एक फ्लो चार्ट बना के मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया गया था कि फूड प्रिजर्वेशन हम किस किन तरीकों से मुख्तलिफ फूड को किस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। हर फूड के प्रिजर्व करने का अलग तरीका होता है और ये प्रिजर्व क्यों की जाती है भी बताया था, ताकि हम इसको जो है वो काफ़ी अरसे तक जो है वो इस्तेमाल कर सकें। यानी कि एक लिमिट होती है हर चीज़ की जो है फूड को हम प्रिजर्व कर सकें। वो जो है मेथड आपको बताए थे, जो कि पूरा एक फ्लो चार्ट मैंने आपको ड्रॉ करवाया था कि इसमें मुख्तलिफ थे, यानी कि उनके मेन ग्रुप थे। जैसे डिहाइड्रेशन का प्रोसेस बताया था, लोअरिंग टेम्परेचर का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन हुआ था, इंक्रीजिंग टेम्परेचर का एक्सप्लेन हुआ था, और फिर प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है, मुख्तलिफ जो केमिकल यूज़ किए जाते हैं फूड में वो आपको एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है। यानी कि पूरा, और फिर इसके भी सब ग्रुप थे मुख्तलिफ जो हैं, जैसे कि लोअरिंग टेम्परेचर के सब ग्रुप थे कि रेफ्रिजरेशन हुआ के तरीके से, कोल्ड स्टोरेज था, फ्रीजिंग का मेथड था, ये एक्सप्लेन हुआ था। और इसमें इंक्रीजिंग टेम्परेचर में जो है आपको पास्चराइजेशन और स्टरलाइजेशन के बारे में बताया गया था। इसी तरह प्रिजर्वेटिव जो मैंने आपको बताए थे कि मुख्तलिफ किस्म के प्रिजर्वेटिव जो हैं वो भी जो है डाले जाते हैं ताकि फूड को प्रिजर्व किया जाए। तो इसके लिए मैंने आपको मुख्तलिफ जो है मेथड समझाए थे, टू, यानी कि नेचुरल मेथड से भी होता है और केमिकल मेथड के ज़रिए भी जो है फूड को प्रिजर्व किया जाता है। यानी कि पूरा एक ये डिटेल टॉपिक था हमारा जो कि हमने एक्सप्लेन हुआ था इस लेक्चर्स में। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का था वो क्या था, नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, ये नाइट्रोजन साइकिल जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, और इसमें आपको बताया था, यानी कि पूरा साइकिल ड्रॉ करके भी बताया था, ठीक है। उसके बारे में एक्सप्लेनेशन हुई थी और बताया था कि नाइट्रोजन साइकिल होता क्या है, द प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजन इज सर्कुलेट continuously through the living and non-living component of the biosphere is called the nitrogen cycle। ठीक है, ये थी इसकी डेफिनेशन, और पूरा का पूरा जो है साइकिल जो है वो एक्सप्लेन हुआ था, ठीक है। ये तो हमारा पूरा चैप्टर था जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करके पूरा बताया था। एक एक टॉपिक सारी अलग अलग लेसन्स जो हैं आपको एक्सप्लेन किए गए थे। आज मैंने इसका रिव्यू इसलिए दिया है ताकि आपको याद आ जाए कि हमने ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस चैप्टर में पढ़ी थी। धारी उस वक्त हमने डिटेल में पढ़ी थी, अभी मैंने सिर्फ थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं कि आपने जो रजिस्टर में कौन सा काम किया है, ठीक है। यानी कि मैं हर जो लेसन में या किसी लेसन में मैं जो आपको होमवर्क देती थी, ठीक है, उसका भी मैं एक रिव्यू दे रही हूँ कि आपके रजिस्टर में क्या चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि कितने मैंने करवा दिए हैं और आपके पास कितने मौजूद हैं, ठीक है, उसका एक रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, रजिस्टर वर्क यानी कि जो आपका होमवर्क था, ठीक है, वो सारा का सारा जो है वो अभी मैं बता रही हूँ आपको कि यानी कि होमवर्क में आपने क्या क्या कॉपी पे या रजिस्टर में, सारी बातें अब तो आपके रजिस्टर स्कूल से अवेलेबल हो गए हैं और यकीनन आप लोगों ने ले लिए होंगे। जिसने नहीं लिए हैं वो भी जल्द से जल्द ले लें ताकि अब जो भी काम होगा वो आप जो है उसी में करें, और जिसका पहले का काम अगर इस कंडीशन में है सही से तो वो उसको स्टिक कर लीजिए उस पे, जिसको अगर नहीं है तो जारी सी बात है आपको फिर वो दोबारा करना होगा जो काम आपको करवाया गया था इस चैप्टर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। लेकिन अब जो मैं चैप्टर इसके बाद स्टार्ट करूँगी वो जाहिर सी बात है सभी
कोशिश करें कि आपका न्यू जो है वो रजिस्टर्ड में ही आपका काम डायरेक्ट आप यानी कि उसको करें, ठीक है। रफ कॉपी या रफ पेजेस में अब नहीं कीजिएगा, ताकि आपका एक प्रॉपर वे में काम होता रहे, ठीक है। ये जो मैंने आपको रजिस्टर में वर्क करवाया था, ये अब एक्सप्लेन कर रही हूँ। अच्छा, जो ये रजिस्टर्ड वर्क था आपको, तो आप अपने चेक कर लीजिएगा, यानी कि कितने टोटल क्वेश्चन आंसर्स हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। पूरे यानी कि आपके कंप्लीट 21 क्वेश्चन आंसर होने, इसमें जो है एक्सप्लेनेशन भी है जो किए गए। कुछ में मैंने क्वेश्चन के साथ डायग्राम दी थी और कुछ का क्वेश्चन डायग्राम का बिल्कुल अलग था, ठीक है। अलग क्वेश्चन भी थे डायग्राम के, कुछ जो है वो आंसर्स के साथ भी थे, यानी कि टोटल क्वेश्चन नंबर 21 बन रहे थे। और इसके साथ जो जो मैंने आपको डायग्राम्स दी थी, ठीक है, वो भी देख लीजिए कि कौन कौन सी डायग्राम्स आपकी जो है होनी चाहिए आपकी कॉपीज में, रजिस्टर में बल्कि, ठीक है। यानी कि मैंने आपको एक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की डायग्राम ड्रॉ करवाई है। ठीक है, एक तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की डायग्राम थी, इसके अलावा जो आपकी थी, अब ये चेक कर लीजिएगा, सारी सी बातें आगे पीछे हो सकती हैं कि डायग्राम आपका क्वेश्चन के लिहाज से जो मैं बता रही हूँ, लेकिन ये आपकी मौजूद होनी है, ठीक है। इसमें आपको एक मैंने मशरूम की बनवाई थी, इसके अलावा मैंने आपको जो ड्रॉ करवाई थी वो अमीबा की थी, इसके अलावा जो आपकी ड्रॉ करवाई गई थी वो क्लेमिडोमोनास की, और इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज की आपको जो है डायग्राम ड्रॉ करवाई गई थी, ठीक है। ये चेक कर लीजिएगा, ये सारी डायग्राम आपकी जो है कंप्लीट है कि या नहीं है। इसके बाद जो है मैंने आपको जो है एक फूड प्रिजर्वेशन का, ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन का एक जो है वो फ्लो चार्ट ड्रॉ करवाया गया है, ठीक है। फूड प्रिजर्वेशन का जो है फ्लो चार्ट था, और एक जो है मैंने आपको नाइट्रोजन साइकिल थे, ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल ये भी एक ड्रॉ करवाया था, सही है। इसके अलावा जो मैंने आपको अभी तक, तो ये वाला जो सारा काम है ये आपकी कॉपी में जो है होना चाहिए, यानी कि रजिस्टर वर्क में आपका ये कंप्लीट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 to 21 बता रही हूँ, और इसमें फिर सुन लें कि कुछ क्वेश्चन जो कम्प्लीटली रिटर्न वर्क के थे, और कुछ में डायग्राम साथ थी और कुछ डायग्राम्स अलग भी थी, ठीक है। लेकिन जो डायग्राम थी या चार्ट थे और जो साइकिल थे वो मैंने अलग से आपको बता दिया है। अच्छा, जो काम अब आपका रह गया, यानी कि ये सारा काम तो जो है वो आपको मैंने करवा दिया है आपके रजिस्टर में, और कुछ ने जो है स्टूडेंट्स से मुझे चेक भी करवा लिया है व्हाट्सएप पे पिक्स भेज के, कि अंदाजा हो रहा है कि आप लोग जो है कर रहे हैं, ठीक है। अब जो आपका काम रिमेनिंग है, जो आज मैं आपको बताऊंगी, एक एमसीक्यूज है, ठीक है। एमसीक्यूज जो है आपकी बुक पेज नंबर 27 to 28, ठीक है। ये बुक पेज नंबर 27 पे लास्ट में, 27 के लास्ट में दिए गए 4 हैं, जिसे चूज द करेक्ट आंसर के लिहाज से लिखा गया है, ठीक है। ये आपने खुद करने हैं, ठीक है, यानी कि जो काम आपका हो गया, ये आज का होमवर्क है जो मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। ये आज का आपका होमवर्क है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज। तो ये आज का जो आपका होमवर्क है, एमसीक्यूज आपने करने हैं,
बुक पेज नंबर 27 पे है और इसके जो 4 तक यहाँ पे बताए गए और नंबर 5 जो है एमसीक्यूज वो नेक्स्ट पेज 28 पे है। ठीक है, अब ये जो एमसीक्यू से आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन हुआ है, ये आप जो है खुद से करेंगे और फिर मुझे दिखाइएगा आपने। ठीक है, वहां से कॉपी करना है। 4 जो ऑप्शन है जिस तरह आप पहले करते रहे वैसे ही आप लिखेंगे इसको और जो करेक्ट आंसर होगा उसको टिक कर दीजिएगा और चाहे तो सिर्फ टिक कर लें या फिर उसका आंसर भी साथ लिख लीजिए। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन होते हैं। इसमें 4 पॉइंट है क्योंकि इसमें आगे डैश नहीं दिया है, सिर्फ टिक करने का है, या तो आप सिर्फ टिक कर लीजिएगा इसको, लेकिन नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा। ये एक काम है होमवर्क जो आपने करना है और इसके अलावा एक एक्टिविटी, ठीक है, ये एक्टिविटी का जो वाक्य आपने देखा होगा चैप्टर में मुख्तलिफ एक्टिविटी भी थी जो एक्सप्लेन हुई थी और चैप्टर के एंड में जो है मैं 1 या 2 एक्टिविटी लिखवाती हूँ, तो चैप्टर में मैं सिर्फ एक एक्टिविटी ही लिखवा रही हूँ। ये मैं आपको अभी दिखा रही हूँ और वो वहां से आप कॉपी कर लेंगे और उसकी डायग्राम भी है साथ में। ठीक है, यानी कि पूरा ये रजिस्टर वर्क जो आपके जर्नल में होना है काम, इसको बताया गया है पूरा। ठीक है, ये आपका पूरा होना है और आज का जो होमवर्क है वो क्या करना है, आपने एमसीक्यूज करने हैं और एक्टिविटी जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 2 काम आज के हैं और इसके बाद ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीटली जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, एक्टिविटी करने के बाद। ठीक है, अब इसको जो एक्टिविटी है वो समझ लीजिए। क्लास 8 अपना जो है वो होमवर्क देख लीजिएगा, ये जो एक्टिविटी वर्क है। ठीक है, एमसीक्यूज तो मैंने बता दिया, आपने बुक से लिखना है और खुद से आपने आंसर को टिक करना है, कंप्लीट करना है। एक्टिविटी के लिए आप क्या करेंगे कि 2 कंप्यूटर पेपर ले लीजिएगा। ठीक है, लाइट कलर के होने चाहिए ताकि उस पर लिखा हुआ और जो है वो ड्रॉ हुआ नज़र आए और फिर इन कंप्यूटर पेपर को आपने अपने रजिस्टर में स्टिक करना है। ठीक है, आपके रजिस्टर में यानी कि इस तरह स्टिक कीजिएगा कि एक रिटन वर्क और ये जो आपकी डायग्राम है ये आमने सामने इस तरीके से हो पेजेस। ठीक है, दोनों जो है इस तरीके से पेस्ट करेंगे आप। पहले इसको अच्छा लेने के बाद सारी बातें लाइंस ड्रॉ कर लीजिएगा ताकि आपकी लाइंस वगैरह स्ट्रेट आएँ और आप सही से लिख सकें। सबसे पहले जो है आपने क्या करना है, एक्टिविटी की हेडिंग डाल दीजिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिखिएगा, टू प्रूव दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। ठीक है, यानी कि ये आपने प्रूफ करना है इस एक्टिविटी में कि आपको जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेकेड आई से नज़र नहीं आते हैं। ठीक है, इसका प्रोसीजर 3 पॉइंट्स करके लिखिएगा। नंबर 1 है टेक अ लीफ, वॉश इट्स सरफेस विथ वाटर एंड कलेक्ट द वॉश वाटर इन बीकर नंबर 1। सेकेंड, wash your hands and collect the water used for the wash. Keep in beaker number 2. Number 3, in the third beaker, take some soil and add water. Let the soil settle down. ठीक है, प्रोसीजर है। इसके बाद ऑब्जर्वेशन देखिएगा। When we observe the above samples, they look almost clean. However, it will take a drop of water from each of the above samples on a glass slide and look at it under a microscope. We will see many small organisms floating in it. ठीक है, यानी कि आपने सैंपल लिए और फिर इसको ग्लास स्लाइड पे रख के माइक्रोस्कोप में जब देखा तो उसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म नज़र आएंगे। आप इसकी जो है रिजल्ट में आप क्या लिखेंगे, दिस शो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। ठीक है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको वैसे नेकेड आई से नज़र नहीं आते, लेकिन जब हमने सैंपल स्लाइड पे रख के माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें नज़र आए। ठीक है, ये पूरी एक्टिविटी आपने लिखनी है इस तरीके से। इसके बाद इसकी डायग्राम देख लीजिए। ठीक है, इसकी डायग्राम आप देख लीजिए पूरी कि आपने क्या करना है। पहले बीकर नंबर 1 साइड में लिखा हुआ है, 3 बीकर्स बना लीजिएगा, 1, 2 and 3। लीफ वॉश वाटर, यानी कि आपने जो लीफ को वॉश किया तो उसका वाटर कलेक्ट किया है, हैंड को जो वॉश किया उसका वाटर, और नंबर 3 में आपने क्या किया है, सॉइल एंड वाटर लिया है। ठीक है, और उसको जो है वाटर को थोड़ी देर रखेंगे तो सॉइल जो है वो सेटल डाउन हो जाएगी नीचे की तरफ।
ठीक है। फिर इसका ऊपर से जो है पानी को सिर्फ लेना है ड्रॉप की सूरत में। इसके बाद आपने ग्लास स्लाइड ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ग्लास स्लाइड आपकी ड्रॉ होगी और बीच में सैंपल यानी कि यही जो वाटर लिया गया उसका जो है एक ड्रॉप जो है वो बीच में डाला है और फिर इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने के बाद जो है वो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सीन होते हैं, नज़र आते हैं। ठीक है, ये जो है डायग्राम है और ये रिटर्न वर्क था जो आपको दिखाया। ये देखिए कंप्यूटर पेपर्स में लीजिएगा, लाइट कंप्यूटर पेपर लीजिएगा ताकि ड्रॉ लिखा हुआ नज़र आए और फिर लिखने के बाद इसको जो है आपने स्टिक कर देना है। चाहे तो आप पहले स्टिक कर लें और फिर उस पर लिख लीजिएगा। ठीक है, कंप्यूटर के पेजेस को आपने स्टिक कर लीजिएगा अपने रजिस्टर में और फिर लिख लीजिएगा, लेकिन लिखिएगा इसी तरीके से कि जो एक लिखा हुआ हो सामने डायग्राम ड्रॉ हुई हुई हो। ठीक है, आगे पीछे करके नहीं कीजिएगा, इसको इस तरह पेज यूज़ कीजिएगा कि आपका एक साइड पे रिटर्न वर्क हो और एक साइड पे जो है वो डायग्राम हो उसकी, ताकि जो लिखा हुआ है वो सामने नज़र आए। ठीक है, ये पूरा जो है रिटर्न वर्क भी था, यानी कि पूरा आज कंप्लीट हो गया है चैप्टर। आपका एक्सप्लेनेशन पहले ही हो चुकी थी, इसका रिटर्न वर्क का थोड़ा सा रह गया था। ये आपका आज पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें न्यू लेसन जो आपका न्यू चैप्टर है वो एक्सप्लेन होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।